हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑफ गोल्डन एरा। आज मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से एक नए टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन पर आपसे बात करूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि अगर आप यूपीएससी यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर आप यूजी पीजी कोर्स कर रहे होंगे एंशिएंट हिस्ट्री में तो भी आप समझ रहे होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो स्टूडेंट्स, आइए हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, नाम से समझ रहे होंगे कि ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई एक सभ्यता के बारे में बात की जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, इस सभ्यता का नाम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन ही नहीं है, इसके और कई नाम हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, अर्बन सिविलाइजेशन, नगरीय सभ्यता, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, कांस्य सभ्यता। और अगर आपसे पूछा जाए, कंपटीशन में पूछा जाए या कोई आपसे बात करे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का इन नामों में सबसे सही नाम कौन सा है, तब आप कहेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि एएसआई में, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक नियम है कि जिस स्थल का सबसे पहले उत्खनन होता है, एक्सकवेशन होता है, या जो साइट सबसे पहले एक्सप्लोर होती है, हम आगे चल करके उस सिविलाइजेशन का नाम उसी साइट का नाम पर रखते हैं। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पन साइट 1921 में सबसे पहले सामने आई, सबसे पहले वहां पर उत्खनन हुआ। इसलिए जब ये सभ्यता काफी विस्तृत एरिया में फैली हुई मिली, तब पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता नाम ही उचित माना। आइए चलते हैं इस सभ्यता के बारे में आगे आपसे बात करते हैं। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक मैप है आपके सामने, और इस मैप में कई इंडिकेटर हैं, कई इंडिकेशन है। जैसे कि आप देखें, ये आप यहाँ पर देखें, एक इंडिकेटर ये है, और इसमें साइट बिलोंग्स अर्ली फेमिंग कल्चर्स। ये इंडिकेटर ये बताता है कि अर्ली हड़प्पन कल्चर कहाँ पर पाया गया। ये इंडिकेटर साइट्स बिलोंग्स इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो मेन पार्ट था, जो एक मेजर पार्ट था, वो जो मेच्योर पार्ट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो साइट कौन कौन सी हैं, ये इंडिकेटर बताता है। और अगला ये इंडिकेटर साइट्स बिलोंग्स पोस्ट इंडस कल्चर, उत्तर हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये इंडिकेटर है। और आगे आप ये देखें कि मॉडर्न सिटी, ये एक आधुनिक शहर के बारे में इंडिकेटर है। आप इस मैप के माध्यम से, इन इंडिकेटर के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सी साइट पूर्व हड़प्पा सभ्यता की है, अर्ली हड़प्पन साइट है, कौन सी मेच्योर हड़प्पन साइट है, और कौन सी लेटर हड़प्पन साइट है। आप आसानी से इस मैप के माध्यम से समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड में चलते हैं। इसमें देखें आप, एक मैप यहाँ पर भी है, और ये एक ऑथेंटिक मैप है। आप यहाँ पर मेच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो मेन साइट है उनको आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे सबसे पहली साइट जो अभी बात हुई थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली साइट, ये हड़प्पा आपके सामने है। हड़प्पा, ये आप देख रहे हैं हड़प्पा, ये रावी नदी, ये यहाँ पर रावी नदी है। रावी नदी के लेफ्ट साइड में, आप ध्यान रखना, रावी नदी के बाएं तरफ ये हड़प्पन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और इससे आप यहाँ पर देखें दूसरी साइट, ये मोहनजोदड़ो, ये इंडस रिवर है, और इस इंडस रिवर के किनारे है ये मोहनजोदड़ो। और स्टूडेंट्स, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की एक दूसरे से दूरी लगभग 640 किलोमीटर मानी जाती है। 640 km, 640 km ये साइट एक दूसरे से लगभग 640, आप ये देखें 640 किलोमीटर की दूरी पर ये सभ्यताएं एक दूसरे से हैं। मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं आपके सामने, ये थोड़ा सा सही नहीं था। ये आप देखें 640 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी पर है। अब इसके बाद आप देखें, इसी मैप में आप आसानी से देख लेंगे आलमगीरपुर, सुरकोटदा, लोथल, रंगपुर,
और यहाँ पर आप देखें कालीबंगा। इस तरह से आप इस मैप के माध्यम से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगी। ये जो मेच्योर हड़प्पन साइट है सुत्कागेनडोर, ये वेस्टर्न साइड की ये वेस्टर्न साइड में ये साइट है सुत्कागेनडोर, और पूरब में ईस्ट साइड में ये आलमगीरपुर बॉर्डर बनाती है। जिस तरह से आलमगीरपुर पूरब का बॉर्डर बनाता है उसी तरह सुत्कागेनडोर ये पश्चिम का बॉर्डर बनाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके सामने है। यहाँ पर ये आप देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सिंधु घाटी सभ्यता के बॉर्डर को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को यहाँ पर दिखाने की बॉर्डर को दिखाने की कोशिश की गई है। आप आसानी से समझें। यहाँ पर ये देखें नॉर्थ साइड जो उत्तर की तरफ है, ये उत्तर दिशा में मांडा, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा है, और ये मांडा आज जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब रिवर के किनारे है। दक्षिण में दैमाबाद, ये दैमाबाद साइट है और ये आज महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। महाराष्ट्र प्रांत में पूरब में आलमगीरपुर है, जैसा कि आप देख रहे हैं आलमगीरपुर। ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, हिंडन नदी, यमुना की एक शाखा है हिंडन नदी, हिंडन रिवर है, इसके किनारे पर आलमगीरपुर है। और पश्चिम में जैसा कि मैप में मैंने बताया था आपसे सुत्कागेनडोर, ये सुत्कागेनडोर आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दाश्क नदी के किनारे है, दाश्क रिवर है उसके किनारे है, और ये मकरान समुद्र तट पर है। स्टूडेंट्स पूरब से पश्चिम, ये आप देखें पूरब से पश्चिम तक ये पूरी सीमा 1600 किलोमीटर की है, और उत्तर से दक्षिण ये सीमा 1400 किलोमीटर की है। दक्षिणी सीमा दैमाबाद है, और कुछ समय पहले SR राव, डॉक्टर शिवनाथ रघुनाथ राव जी इस सीमा को भक्तराज या भोक्तराव मानते थे, लेकिन आगे चल करके दैमाबाद को ही प्रमाणिक माना गया। अगर आपसे कंपटीशन में भोगतराव या दैमाबाद दोनों स्थल का उल्लेख हो तो आप दैमाबाद को ही सही मानेंगे। आप नीचे देखें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू व्हिच द टोटल एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज स्प्रेड इन द डिस्टेंस। इस बॉर्डर के अकॉर्डिंग, बॉर्डर के आधार पर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। और आप ध्यान दें यहाँ पर इंडिकेट नहीं है, उल्लेख नहीं किया गया है, मैंने उसको मेंशन नहीं किया है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों देशों में, इन 3 कंट्रीज में इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट मिली है। पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, सुत्कागेनडोर है, कई साइट है। भारत में है ही है। अफगानिस्तान में भी दो साइट है, एक है शोरतगुई और दूसरी है मुंडी गाक और शोरतगुई स्थल अफगानिस्तान में पाए गए हैं। स्टूडेंट्स अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये जैसा कि स्लाइड को आप देख रहे होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड में अगर आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे या आप यूजीपीजी कोर्स कर रहे होंगे तो आप निश्चित देखें कि ये स्लाइड आपके बड़े काम की है। बड़े ध्यान से आप इस स्लाइड को देखिएगा। इसमें मैंने इंडिकेट किया है, एक मेंशन किया है साइट को, इंपॉर्टेंट साइट को, उसके एक्सप्लोर होने की किसन को, एक्सप्लोरर कौन है उसको, एक्सक्वेजन किस सन में हुआ इसके बारे में, एग्जीक्यूटर कौन है, मेन एग्जीक्यूटर कौन है, इनके बारे में, किस प्रांत में है ये साइट, किस नदी के किनारे है, ये पूरा एक चार्ट आपके सामने है। आप इसको आसानी से देखें। जैसे ये पहली साइट है, ये सुत्कागेनडोर 1927 में इसकी खोज की गई, इसका एक्सप्लोर हुआ। स्टाइन महोदय ने इसकी खोज की। 1962 में इसका एक्सक्वेजन हुआ और जॉर्ज डेल्स सर ने इसका इसके एक्सक्वेटर थे। बलूचिस्तान प्रांत में है ये और दाश्क रिवर के किनारे है। इस तरह से आप सारी साइट को इस चार्ट के माध्यम से आसानी से आप समझेंगे। जिसे सोतका को 1962 में इसकी खोज हुई, जॉर्ज डेल्स सर ने इसकी खोज की। 1962 में जॉर्ज डेल्स सर ने इसका उत्खनन किया, ये भी बलूचिस्तान प्रांत में है। डाबरकोट, स्टाइन महोदय ने, ये आप देखें डाबरकोट, स्टाइन महोदय ने 1928 में इसकी खोज की और घुरिये सर ने 1935 में इसका उत्खनन किया। नेक्स्ट मोहनजोदारो, ये देखें मोहनजोदड़ो
जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट है। आर.डी. बनर्जी सर ने, राखाल दास बनर्जी सर ने इसकी खोज की। वो इसके एक्सप्लोरर थे, मेन एक्सप्लोरर थे। 1922 में उन्होंने इसकी खोज की थी और 1922 से 30 तक 1922 टू 30 तक जॉर्ज मार्शल सर, जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, महानिदेशक थे, उनके सुपरविजन में, उनके अंडर में, उनके कार्यकाल में इस मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ था। ये सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है, इंडस रिवर के किनारे है। इस तरह आप देखें चन्हूदड़ो, कोटदीजी, अली मुराद, आमरी, रोपर, बाड़ा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोटदा, आलमगीरपुर, ये कई मेन साइट हैं जो आपके सामने इंडिकेशन है, इस चार्ट में है। और इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से आसानी से आप समझ लेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पर एक ये है लोथल, ये साइट आप देखें लोथल भोगवा और साबरमती नदी के तट पर संगम पर बसा हुआ है। ये भोगवा और साबरमती को यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर इंडिकेट हो गया है, तो आप आसानी समझ लेंगे। और शिवनाथ रंगनाथ राव, SR राव सर ने, शिवनाथ रंगनाथ राव जी ने इसकी खोज की थी और उन्होंने ही 1954 में इसका उत्खनन करवाया था। अब यहाँ पर देखें जैसे आमरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट साइट है। NG मजूमदार, ननी गोपाल मजूमदार सर ने इसकी खोज की और उसी समय, उसी ईयर में NG मजूमदार, ननी गोपाल मजूमदार जी ने उत्खनन करवाया था, एक्सक्वेशन करवाया था। इस तरह से स्टूडेंट आप देखें कि ये चार्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर एक चीज और देखें, ये धौलावीरा साइट, ये मानहर और मानसर नदी के बीच में है। यहाँ पर इस नदी का उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए था, ये यहाँ पर है। इसी तरह से आलमगीरपुर, हिंडन नदी यहाँ पर इंडिकेट कर दी गई है, जो कि यहाँ पर होना चाहिए था। तो इस तरह से आप आसानी से इस चार्ट को समझ लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस स्लाइड से आगे आप चलें। ये देखें आप, क्रिएटर ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता के निर्माता कौन थे, एक चार्ट में मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स, इंफॉर्मेशन अबाउट 4 स्पीसीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। ह्यूमन स्केलेटन, जो मानव कंकाल के परीक्षण के बाद ये उस रिसर्च के बाद ये निकला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी। 4 स्पीसीज थी, 4 प्रकार की प्रजातियां थी। जैसे आप देखें, पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये कंटेम्परेरी एग्जांपल्स ऑफ 3 आर फाउंड, ये इसके 3 एग्जांपल मिले हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पर मेडिटेरेनियन द्रविड़, देयर आर 6 स्केलेटन एग्जांपल्स ऑफ दिस, इसके 6 स्केलेटन मिले हैं। नेक्स्ट है मंगोलायड, देयर आर 1 स्केलेटन, इसका 1 स्केलेटन मिला है, जो एग्जांपल है इसका, एक मानव कंकाल मिला है। और नेक्स्ट है अल्पाइन, या 1 एग्जांपल ऑफ दिस इज डिफाइंड इन द 3 आर अनसर्टेन, इसका एक जो मानव कंकाल है वो डिफाइन करता है, वो बताता है कि ये निश्चित है वो मानव कंकाल अल्पाइन का है। 3 आर अनसर्टेन, 3 और मिले हैं, वो निश्चित नहीं है। मेनली पीपल ऑफ मेडिटेरेनियन या द्रविडियन आर लिव्ड देयर, बट इट वाज ए मिक्स्ड सिविलाइजेशन। काफी लोग ये मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भूमध्य सागरी, मेडिटेरेनियन थे वो लोग, एक भूमध्य सागरी लोग थे ये, लेकिन बट इट वाज अ मिक्स्ड सिविलाइजेशन, लेकिन माना जाता है कि ये एक मिक्स सभ्यता थी, मिली जुली सभ्यता थी, जिसमें सभी लोगों का यहाँ पर सभी के स्केलेटन मिले हैं। इसका मतलब ये एक मिली जुली सभ्यता थी। स्टूडेंट अगली स्लाइड में आप देखें, डेट या पीरियड डिटर्मिनेशन। मैंने यहाँ पर चार्ट में संक्षेप में इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की किस इतिहासकार ने, किस पुरातत्वविद ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस डेट में रखा है, ये मैंने यहाँ पर आपके सामने चार्ट में दिया है। अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस, डेटिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू मार्शल 3252 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अकॉर्डिंग टू मैके 2800 टू 2500 BC 2800 से 2500 ईसा पूर्व, अकॉर्डिंग टू MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स के अनुसार यह सभ्यता 3500 से 2700 ईसा पूर्व के बीच थी। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, सर मार्टिमर व्हीलर के अनुसार यह सभ्यता 2500 से 1500 ईसा पूर्व 2500
टू 1500 के आसपास ये सभ्यता विकसित हुई। अकॉर्डिंग टू फेयर सर्विस 2000 टू 1500 BC, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज डेल्स 2154 टू 1864 BC, according to D.P. Agrawal 2300 to 1750 BC with C14। D.P. अग्रवाल जी ने, धर्मपाल अग्रवाल जी ने सिंधु घाटी सभ्यता की डेट 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना है और इनकी ये डेट कार्बन 14 C14 के आधार पर निश्चित की गई है, यानी एक वैज्ञानिक परीक्षण के आधार पर C14 के आधार पर इस डेट को माना गया है। C14 कार्बन 14 एक परीक्षण की विधि है, साइंस के टेक्निक से ये विधि है, से डेट निकाली गई है। अकॉर्डिंग टू D.P. अग्रवाल जी की डेट कार्बन 14 के आधार पर है, बाकी एक मान्यता और अन्य रिसर्च के आधार पर है। आगे देखें आप, कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पर। सारगोन वाज द किंग ऑफ द अकाडियन डायनेस्टी ऑफ मेसोपोटामिया। सारगोन एकेडियन राजवंश के राजा थे मेसोपोटामिया में। इट्स टाइम अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट 2332 2284 BC और इनका शासनकाल 2330 से 2284 ईसा पूर्व के आसपास रखा गया है। इट्स इंस्क्रिप्शन 2100 BC, इनका एक अभिलेख मिला है जो 2100 ईसा पूर्व के आसपास है। इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड देयर फ्रॉम अराउंड दिस टाइम। इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता इसी के आसपास में विकसित थी। द नेम्स ऑफ 3 कंट्रीज आर फाउंड इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स। मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में, मेसोपोटामिया आज का इराक, इसके जो रिकॉर्ड्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वहां के रिकॉर्ड में 3 स्थलों के नाम हैं। आप नीचे देखें, दिलमुन, आप जैसे यहाँ पर देखें ये पहला नंबर पर है, पहले नंबर पर दिलमुन, दूसरे नंबर पर मगन, तीसरे नंबर पर मेलुहा। दिलमुन आज बहरीन द्वीप से जोड़ा जाता है, मगन को मकरान समुद्र तट का एरिया माना जाता है और मेलुहा को इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्थल से जोड़ा जाता है। तो ये मेलुहा का उल्लेख वहां पर ये बताता है कि सारगोन के शासनकाल में इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया से बहुत अच्छा ट्रेड चलता था और एक दूसरे से ट्रेड के बेस पर ये एक दूसरे से संपर्क में थे। दिलमुन इस व्यापार में, दिलमुन मीडिएटर का काम करता था। मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में दिलमुन एक बिचौलिए का, एक मीडिएटर का, एजेंट का काम करता था। ये डेट की एक बेसिक है जिससे डेट आसानी से थोड़ी सी समझी जा सकती है। बाकी किस इतिहासकार ने, किस पुरातत्वविद ने किस डेट को रखा है, ये हमने आपके सामने चार्ट में दे दिया है। स्टूडेंट्स आगे स्लाइड में देखें आप, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, आप एक चार्ट में, इस चार्ट में देखें। द इंडस सिविलाइजेशन हैड द ओल्डेस्ट वेल प्लान्ड सेटलमेंट अर्बन सिस्टम। द रोड्स हियर आल्सो इंटरेस्ट सच other at right angles. Indus civilization well planned, oldest, आप देखें सबसे well planned, सुनियोजित, सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी ये। और इसके जो सड़कें थी राइट एंगल्स में, ये राइट एंगल्स में समकोण पर ऐसे एक दूसरे को काटती थी। The widest road was in मोहनजोदड़ो which the ancient called राजपथ। मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़क मिली है जिसे राजपथ कहा गया है और द फर्स्ट रोड, इसे फर्स्ट रोड भी कहा गया है। और which was 10 मीटर, इसकी चौड़ाई 10 मीटर मानी गई है, 10 मीटर थी। जनरली द रोड्स वेयर अनपेव्ड, सामान्यतः सभी सड़कें कच्ची थी। अ रोड हैज बीन पेव्ड इन मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में एक सड़क को पक्की करने का प्रयास किया गया है। एंड इन द लास्ट फेज ऑफ कालीबंगा, और कालीबंगा के अंतिम चरण में भी एक सड़क को पक्की करने की कोशिश की गई है। द डोर्स ऑफ द हाउसेज वर नॉट टुवर्ड्स द मेन रोड बट टुवर्ड्स द स्ट्रीट। यहाँ की सड़कें, दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं होते थे, मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ ना होकर के वो स्ट्रीट की तरफ, गलियों की तरफ होते थे। द विंडोज वेयर एट द टॉप ऑफ द वॉल्स ऑन द बोथ साइड्स, और खिड़कियां दीवालों में सबसे ऊपर के हिस्से में दोनों तरफ होती थी। द हाउसेज ऑफ हैड 4-5 रूम्स, घरों में 4 से 5 मकान होते थे। द हाउसेज आल्सो हैड किचन्स एंड बाथरूम्स, मकानों में किचन, बाथरूम, वेल्स हैव बीन फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल हाउसेज, और कुएं लगभग सभी घरों में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो के लगभग सभी घरों में कुएं पाए गए हैं।
इन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो फायर ब्रिक्स वाज यूज्ड। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ था। एंड इन अदर साइट्स बोथ रॉ एंड फायर ब्रिक्स वाज वेयर यूज्ड। और सभी साइट में कच्ची और पकी दोनों ईंटों का प्रयोग किया गया है। कॉमन इन हड़प्पा सिटीज इट वाज ऑफ साइज। जो कॉमन ईंटें थी हड़प्पा में वो 10 into 5 into 2.5 इंच 10 गुणे 5 गुणे 2.5 इंच की थी। द रेशियो वाज 4:1। 4 2 और 1 का रेशियो था। एक के औसत अनुपात 4:2:1 में ये ईंटें बनी हुई थी जो सामान्य ईंटें थी। द लार्जेस्ट ब्रिक वाज यूज्ड इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी ईंट का प्रयोग किया गया था व्हिच वाज 20 into 10 into 2.5 इंचेस। 20 गुणे 10 गुणे 2.5 इंच की साइज की थी वो। इट वाज जनरली यूज्ड टू कवर द ड्रेन। और सामान्यतः इनको नालियों को ढकने के लिए प्रयोग किया जाता था इस बड़ी ईंट का। Generally it was plain, but there was an exception. Decorated bricks were used in the floor of Kalibanga. ये ईंटें लगभग सादी होती थी, लेकिन कालीबंगा के एक फर्श पर ईंटों को डेकोरेट करने का, ईंटों पर डिजाइन बनाने का की कोशिश की गई थी। उसके प्रमाण मिलते हैं। चन्हुदड़ो फुटप्रिंट्स ऑफ कैट्स एंड डॉग्स हैव बीन फाउंड। चन्हुदड़ो एक साइट है जहां पर कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। मड मोर्टर वाज ऑफन यूज्ड इन जॉइनिंग द वॉल्स। दीवारों को जोड़ने के लिए कच्चे गारे का प्रयोग करते थे। जिप्सम एंड लाइम मोर्टर वाज यूज्ड इन द जॉइनिंग ऑफ द वॉल। और दीवारों को जोड़ने के लिए साथ में जिप्सम और चूने गारे का भी प्रयोग करते थे। जैसे कुएं की दीवारों में है या ग्रेट बाथ की दीवारों में है, उनमें जिप्सम और चूने गारे का प्रयोग करते थे। द वेल्स वी आर सर्कुलर इन शेप। जो और कुएं का जो शेप था वो सर्कुलर या एग शेप में होते थे कुएं। अगली स्लाइड में आप देखें, ये यहाँ पर जो मैंने डिटेल में आपको डिस्क्रिप्शन में वहां पर एक डिटेल में था, वो यहाँ पर एक चार्ट में आपके सामने है। राजपथ, जो राजपथ मोहनजोदड़ो में था, चौड़ाई 10 मीटर। स्ट्रीट 1 से 2 मीटर होती थी चौड़ी। लार्जेस्ट ब्रिक, आप देखें ब्रिक्स के लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और कॉमन ब्रिक्स की ये चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या थी। ग्रेट बाथ, जो इन मोहनजोदड़ो में जो ग्रेट बाथ मिला है उसकी लंबाई 11.89 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और उस ग्रेट बाथ उस महास्नानागार की जो गहराई थी वो 2.4 मीटर थी। इसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी, नॉर्थ और साउथ में सीढ़ियां बनी हुई थी। ग्रेनरी जो मिली है वेस्ट ऑफ ग्रेट बाथ। स्नानागार के पश्चिम में अन्नागार मिला है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपके सामने स्क्रीन पर है 45.72 into 22.86 मीटर। और प्रीस्ट हाउस नॉर्थ ईस्ट ऑफ ग्रेट बाथ। स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक प्रीस्ट हाउस, पुरोहित का आवास मिला है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है। 11-12 स्टोन स्कल्पचर्स इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से 11-12 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। 1 डांसर स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज, एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। 2 स्टोन स्कल्पचर्स इन हड़प्पा। हड़प्पा से 2 पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। 1 रेड सैंडस्टोन, 1 ग्रे लाइमस्टोन, एक लाल बलुए पत्थर की और एक भूरे चूने पत्थर की मिली हुई है। ये आपका फैक्ट है जो आपके सामने इस चार्ट में है। नेक्स्ट देखें आप हड़प्पन साइट के बारे में। ये हड़प्पा साइट है जो आपके सामने स्क्रीन पर है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें, पहले हड़प्पा का एक डिटेल आप देखें। यहाँ पर डिटेल में हड़प्पा लोकेटेड इन एरिया ऑफ 5 किलोमीटर। पूरी हड़प्पा साइट 5 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। फर्स्ट मेंशन, इसका सबसे पहला उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में किया। 1853 में इसका सर्वे हुआ, 1873 में एंड रिपोर्ट प्रिंटेड इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1875 बाय जनरल कनिंघम। 1853 और 1873 में इसका सर्वे किया गया और जनरल कनिंघम द्वारा 1875 में ASI में इसकी एक रिपोर्ट छपवाई गई। आगे चल के 1 आर्टिकल इन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मैगजीन बाय JF फ्लीट इन 1912। 1912 में JF फ्लीट के द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में इसका एक लेख लिखा गया। नेक्स्ट, रीडिस्कवरी बाय दयाराम साहनी इन 1921 एंड एक्सक्वेजन इन 1923-24
एंड 24 to 25। दयाराम साहनी ने 1921 में पुनः इसकी खोज की और 1923 से 1924 तक, 1924 से 1925 तक दयाराम साहनी जी द्वारा एक्सक्वेजन्स इसका उत्खनन किया गया अंडर द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई सर जॉन मार्शल। एएसआई के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ। एक्सक्वेजन अंडर द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई एमएस वत्स, आगे चल करके एमएस वत्स श्री माधव स्वरूप वत्स के निर्देशन में, जो कि एएसआई के डायरेक्टर थे, 1926 से 27 और 1933 से 34 तक इसका उत्खनन हुआ। रिपोर्ट्स वीआर पब्लिश्ड इन 2 वॉल्यूम्स, और इस उत्खनन की पूरी रिपोर्ट एमएस वत्स जी द्वारा 2 वॉल्यूम में, 2 भागों में पब्लिश करवाई गई, प्रकाशित करवाई गई। एक्सक्वेजन्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई मार्टिमर व्हीलर इन 1946। आगे चल करके 1946 में सर मार्टिमर व्हीलर द्वारा 1946 में फिर से इसका उत्खनन करवाया गया। यानी हड़प्पा में आप देखें लगातार कई बार काम चलता रहा, कई वर्षों काम चलता रहा यहाँ पर। अब आप हड़प्पन साइट के बारे में देखें, इसमें आप यहाँ देखें कि पूरब की तरफ एक ये अपर सिटी बोली जाएगी और यहाँ पर ये लोअर सिटी है। एक तरफ अपर सिटी, लोअर सिटी, इसको दुर्ग बोलते हैं, किला के रूप में है ये। और ये पूरा एरिया एक बाउंड्री से, चार दीवारी से पूरी एरिया देखा आप घिरा हुआ है, और इसकी लंबाई 420 मीटर है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर लिखा हुआ 196 मीटर है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं मिली हैं। इसके बाहर आप देखें जो सिटी है, जो लोअर सिटी है, ये यहाँ पर रावी रिवर है। लोअर सिटी से ग्रेनरीज मिली हैं, अन्नागार मिले हैं, और वर्किंग फ्लोर्स, यहाँ पर काम करने के जगह कुछ यहाँ पर शो हुई हैं, और वर्कमैन्स क्वार्टर हैं। ये यहाँ पर आप देखें श्रमिकों के आवास बने हुए मिले हैं ये यहाँ पर, और ये पूरी ग्रेनरी है जो एक लाइन में इस तरह से आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन में चार्ट में है। आप डिटेल्स इसका पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हड़प्पा साइट है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये यहाँ पर देखें मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो की साइट है। मोहनजोदड़ो में यहाँ देखें कि ये जो इसका सिटाडेल एरिया है, जो अपर पार्ट है इसका, वो अपर पार्ट, ये पूरा एरिया जो दुर्ग कहा जाता था, ये दुर्ग के रूप में है, और 200 गुणे 400 मीटर में ये पूरा एरिया फैला हुआ है। और इसकी लोअर सिटी 400 गुणे 800 मीटर, 400 to 800 मीटर के एरिया में फैली है, और ये पूरा एरिया लोअर सिटी के नाम से जानी जाती थी। ये पूरा एरिया आप यहाँ पर देखें, ये पूरा एरिया। और यहाँ देखें आपको मोहनजोदड़ो के दुर्ग एरिया में, सिटाडेल में बहुत सी चीजें मिली हैं। जो ग्रेट बाथ की जिक्र मैंने वहां पर पीछे स्लाइड में की थी, ये ग्रेट बाथ, ये यहाँ पर देखें आप, ये ग्रेट बाथ है, स्नानागार, जिसकी लंबाई चौड़ाई पीछे स्क्रीन पर आपको मिलेगी पीछे की स्लाइड में। ये यहाँ पर पिलर्ड हॉल है, ये एक पिलर्ड हॉल यहाँ पर है, ये आप देखें। और इस जगह पर कुषाणकालीन एक स्तूप का भी उल्लेख मिलता है इस जगह पर। यानी मोहनजोदड़ो का जो मुख्य इमारतें मिली हैं वो इसके दुर्ग एरिया में मिली हैं, सिटाडेल में मिली हैं, इस एरिया में जो अपर एरिया था। लोअर एरिया में आप देखें यहाँ पर एक गली जैसी लगती है, ये एक बनी हुई है, इंडिकेशन है यहाँ पर, इसको शायद मृतकों की गली इसी को कहा गया है। और ये पूरा इसकी लंबाई चौड़ाई कैसे क्या थी, ये आपके मैप में पूरे आसानी से दिया गया है। ये यहाँ पर स्क्रीन में जो ये लगभग लिखा हुआ है, लगभग 5 किलोमीटर क्षेत्र, ये आप इसको ना मारिए, ये किसी दूसरी साइट का यहाँ पर इंडिकेशन, इसको मैंने काट दिया है। नेक्स्ट आप चलें, अगली स्लाइड देखें स्टूडेंट्स, स्क्रिप्ट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब मैं आपसे इंडस सिविलाइजेशन के लिपि के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। आप देखें इसकी लिपि जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, मोस्ट स्कॉलर्स हैव द स्क्रिप्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज पिक्टोग्राफ, चित्राक्षर लिपि। बहुत से विद्वानों ने इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की और उसके आधार पर बताया कि ये पिक्टोग्राफ यानी चित्राक्षर लिपि है। ये द ओल्डेस्ट स्पेसिमेन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज फाउंड इन 1853, जो सबसे पुरानी पाई गई स्क्रिप्ट लिपि है वो 1853 में मिली। एंड बाय 1923 द कंप्लीट स्क्रिप्ट केम टू लाइट, 1923 तक आकर के पूरी लिपि सामने आई,
शुरुआत 1853 से हुई और 1923 तक लगभग पूरी लिपि सामने आ गई थी। The script has a total of 250, there are up to 400 pictographs। इसमें 250 से लेकर के 400 चित्राक्षर बने हुए हैं। जैसे आप ABCD के अल्फाबेट में देखें 26 अल्फाबेट हैं, और इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है इसमें 250 से लेकर 400 तक की स्क्रिप्ट बनी हुई है। इन द मैटर ऑफ द नेचर ऑफ हड़प्पन लैंग्वेज देयर आर टू मेन आर्गुमेंट्स। इस हड़प्पन जो हड़प्पा की भाषा थी उसकी जो स्क्रिप्ट है, इसके दो तर्क दिए जाते हैं। वन कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ द, जो पहला इसका तर्क है वो कहता है कि वन कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ द हड़प्पन पीरियड टू बी द यूरोपियन और इंडो आर्यन फैमिली। ये भाषा इंडो आर्य भाषा के अंतर्गत है। एंड द अदर सेज दैट इट रिलेटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द्रविड़ वर्जन। और दूसरी विचारधारा कहती है कि ये भाषा द्रविड़ियन उत्पत्ति है, द्रविड़ से उत्पत्ति हुई है इसकी। जो भी हो, जब तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सकता है तब तक इसके बारे में कुछ भी कंफर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आगे चलें, ये देखें, ये स्क्रिप्ट आपके सामने है। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस इंडस वैली स्क्रिप्ट में आप एक चीज देखें, ये स्क्रिप्ट छोटी छोटी पट्टिकाओं पर छोटे छोटे एक सील्स जैसी हैं, उन पर ये स्क्रिप्ट बनी हुई है, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है। और एक खास बात देखिए कि स्क्रिप्ट जहां पर भी है वहां पर एक ना एक जानवर का निशान भी आपको बना मिलेगा, कोई ना कोई फिगर भी आपको बना मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखें, एक ये फिगर है, यहाँ पर देखें आपको एलिफेंट लग रहा है, एक एलिफेंट का फिगर है यहाँ पर, और स्क्रिप्ट ये लिखी हुई है, ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। यहाँ पर देखें, एक ये कोई टाइगर जैसा लग रहा है, और एक यहाँ पर एक देखें ट्री, कोई जैसा पेड़ जैसा बना हुआ है, और स्क्रिप्ट उसके ऊपर यहाँ पर ये लिखी हुई है। यहाँ पर देखें एक बुल बना हुआ है, ये नीचे बुल है और ऊपर ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये आप देखें, ये स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक इसी तरह से शायद ये राइनो लग रहा है, ये राइनो बना हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ये स्क्रिप्ट मेनली इस तरह से लिखी हुई ये है, ये आप देखें, ये स्क्रिप्ट है। और इस स्क्रिप्ट में आप जब भी इसकी स्क्रिप्ट देखेंगे, सिंधुलिपि देखेंगे, तो देखेंगे कि लास्ट में एक ये निशान, ये जो मार्क है, ये लगभग सभी में लास्ट में लिखा मिलता है। शायद ये इनका फुल स्टॉप या पूर्ण विराम हो सकता रहा हो। ये स्क्रिप्ट की छोटी छोटी पट्टिकाएं ये आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हैं, ये आप देखें। और इसमें लगभग देखें कि ये ऐसे ही लिपियां लिखी हुई मिली हैं, कुछ मेहराबों पर मिली हैं जो छाप लग गई हैं, नीचे मेहराब गिरे उन पर भी मिली हैं। इस तरह से स्क्रिप्ट को अब इनको चित्राक्षर लिपि कहा गया, पिक्टोग्राफ कहा गया, कि जो ये फिगर बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखें, ये इस ऊपर स्क्रिप्ट लिखी है, नीचे ये शायद ह्यूमन फिगर बने हुए हैं, मानव के कुछ चित्र बने हुए हैं। ये यहाँ पर भी एक ये देखें जो योगी की मूर्ति है वो वाली ये एक पट्टिका है, ये छोटी सी, और यहाँ पर ऊपर ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो स्टूडेंट इस तरह से इंडस वैली की स्क्रिप्ट इसी तरह से लिखी हुई मिली है। अगले स्लाइड में आप चलें। ये अब इस लिपि को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल था। जैसे पहले कभी मेसोपोटामिया और मिस्र की लिपि भी पढ़ पाना बड़ा मुश्किल था। उस मिस्र और की लिपि कैसे पढ़ी गई उसके बारे में मैंने यहाँ पर एक दिखाने की कोशिश की है। आप देखें, समझाने की कोशिश की, उसको आप आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। इन सुमेरिया एंड बेबीलोनिया, सुमेरिया और बेबीलोनिया में, जो कि प्राचीन मेसोपोटामिया और आज प्रेजेंट टाइम में इराक है, ये वो बेबीलोनिया था। स्क्रिप्ट सिंबल्स वेर इनग्रेव्ड ऑन वेट क्ले प्लेट्स विद अ शार्प पेन, देन दीज प्लेट्स वेर ड्राइड। वो लोग स्क्रिप्ट को एक मिट्टी की पट्टिका पर लिखते थे, विद अ शार्प पेन, एक शार्प पेन के माध्यम से मिट्टी की पट्टिका पर लिखते थे, और दीज प्लेट्स वेर ड्राइड, और आगे चलकर उस प्लेट को सुखा लेते थे। दीज लेटर्स रिटन ऑन पैनल्स अपीयर नेल शेप्ड, और इस तरह से सुखाने के बाद जो लेटर्स थे वो नाखून से लिखे हुए लगते थे, नेल शेप्ड में लगते, नाखून जैसे लगते थे। हेंस दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। आगे चल करके इस लिपि को क्यूनिफॉर्म नाम दिया गया। द एंशिएंट स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट इज कॉल्ड हेरोग्लिफिक, और मिस्र की जो प्राचीन लिपि थी उसको आगे चल करके हेरोग्लिफिक कहा गया। लेटर फॉर्म ऑफ दिस स्क्रिप्ट वाज नेम्ड डेमोटिक, और आगे चल करके इसका नाम डेमोटिक रखा गया। अब यहाँ पर देखें आप, इन 1799 AD एट अ प्लेस कॉल्ड रोजेटा,
रोजेटा एक स्थान है लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द नाइल रिवर इन इजिप्ट, जो मिस्र में नील नदी के किनारे है। फ्रेंच सोल्जर्स फाउंड यहाँ पर फ्रेंच सैनिकों को एक पत्थर मिला जो 115 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर लॉन्ग, 72 सेंटीमीटर वाइड एंड 28 सेंटीमीटर, जो 115 गुणे 72 गुणे 28, 115 सेंटीमीटर लंबा, 72 मीटर चौड़ा और 28 सेंटीमीटर ऊंचा ये पत्थर था। A thick stone block was found on which there were articles written in 3 scripts। इस पूरे पत्थर में 3 तरह की स्क्रिप्ट, 3 लिपियां लिखी हुई थी। कौन कौन सी? वो तीनों आप देखें, जो आपने ऊपर देखा, हेरोग्लिफिक, डेमोटिक, हेरोग्लिफिक लिखी थी, डेमोटिक और ग्रीक लिखी हुई थी। उस पत्थर में, जिसको रेजोटा स्टोन कहा गया, उस स्टोन में 3 तरह की लिपियां लिखी हुई थी। एक तरह से गूगल ट्रांसलेट का काम कर गया ये, और उन सैनिकों को ग्रीक आती थी और उन्होंने उस ग्रीक के माध्यम से, उस भाषा के माध्यम से डेमोटिक और हेरोग्लिफिक को पढ़ लिया। यानी इससे मिस्र के लिए पढ़ने में आसानी हो गई और ये रोजेटा स्टोन एक तरीके से गूगल ट्रांसलेट का काम कर गया। आप देखें आगे की स्क्रीन में, ये रोजेटा स्टोन, और ये आप देखें 3 तरीके के लिपियां लिखी हैं। एक ये है, एक फ्रेंच होगी इसमें, एक हेरोग्लिफिक और एक डेमोटिक। फ्रेंच उनको आती थी सैनिकों को, इस तरह से उन्होंने हेरोग्लिफिक और डेमोटिक को आसानी से उससे ट्रांसलेट करके पढ़ लिया कि सेम चीजें लिखी हुई हैं। और इसमें लिखा था, इसमें वहां के राजा की उसके बर्थ के बारे में, उसके जन्म की खुशियों के बारे में लिखा गया था। उस चीज को उन्होंने फिर आसानी से पढ़ लिया। आगे स्क्रीन में देखें, ये हेरोग्लिफिक, डेमोटिक और ग्रीक, ये हेरोग्लिफिक स्क्रिप्ट थी उस रोजेटा स्टोन पे, ये डेमोटिक थी और ये ग्रीक थी। इसके माध्यम से उन सैनिकों ने आसानी से पढ़ लिया। और ये आप देखें, मिस्र की हेरोग्लिफिक और डेमोटिक जो स्क्रिप्ट थी इजिप्ट की, वो आसानी से दुनिया के सामने आ गई स्टूडेंट। और इस तरह से आगे देखें आप, मैंने जितनी कोशिश की, और इन फ्यूचर शायद अगर ऐसा ही कोई स्टोन, ऐसा ही कोई पत्थर मिल जाए जिसमें इंडस वैली की स्क्रिप्ट भी लिखी हूं, और उस स्क्रिप्ट में इजिप्ट की, मेसोपोटामिया की, ग्रीक की भी ये स्क्रिप्ट लिखी हूं, तो निश्चित है कि भविष्य में उसके माध्यम से इंडस वैली की स्क्रिप्ट आसानी से पढ़ी जा सकेगी। इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आसानी से पढ़ी जा सकेगी। निश्चित है कि कहीं ना कहीं जैसे एक पत्थर पर सारी लिपियां लिखी गई थी, हो सकता है कि एक पत्थर पर इंडस वैली स्क्रिप्ट को भी लिखा गया हो, क्योंकि मेसोपोटामिया से ट्रेड चलता था, अच्छा ट्रेड था मेसोपोटामिया इंडस वैली के बीच में, और एक दूसरे की लिपियां एक दूसरे के देश में मिली हैं। जैसे वहां पर ये आगे जिक्र किया गया कि पीछे मेसोपोटामिया में ये जो लिपियां आपने देखी हैं, मेसोपोटामिया में भी इसके कुछ लिपियों के पार्ट्स, कुछ पट्टिकाएं वहां पर मिली हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में कभी ऐसी पट्टिका, ऐसे पत्थर मिल जाएं जिससे हम आसानी से इंडस वैली स्क्रिप्ट को पढ़ सकें। और स्टूडेंट्स, जिस दिन इंडस वैली की स्क्रिप्ट पढ़ ली जाएगी, निश्चित है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशन के बीच का जो गैप हम लोग मानते हैं, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन कहते हुए, आर्यन सिविलाइजेशन को हम रूरल सिविलाइजेशन कहते हुए, जब इस पशुपेश में पढ़ते हैं कि इन दोनों सभ्यता के बीच में, नगरीय सभ्यता से अचानक हम ग्रामीण सभ्यता में कैसे आ गए, बीच में डिफरेंस जो रहा, ये डिस्टर्बेंस कैसे रहा, एक नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता की तरफ हम कैसे चले गए, हमें ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की तरफ का कंटिन्यूएशन होना चाहिए था, ये उल्टा कैसे हो गया। और अचानक ये इतनी फली फूली, इतनी वेल सेटल्ड सिटीज वाली ये सिविलाइजेशन, वेल कल्चर सिविलाइजेशन अचानक खत्म कैसे हो गई। वैसे तो अचानक नहीं खत्म हुई, धीरे धीरे इसके डाउनफॉल में बहुत से कॉज हैं, इसके बहुत से कारण रहे, उसको अलग कहीं हम लोग चैनल में दूसरे किसी वीडियो में देखेंगे। और आर्यन सिविलाइजेशन का कंटिन्यूएशन मिलता है, लेकिन जिस दिन लिपि पढ़ ली जाएगी, निश्चित है कि आर्यन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन के बीच का गैप उस दिन जरूर खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें,
मेरे इस YouTube चैनल जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ हिस्ट्री ऑफ गोल्डन एरा, इसको सब्सक्राइब करें, और जिससे कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके कोर्स के, आपकी क्लास के, आपके लिए इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने आपको मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।